अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद आयशा में वेलकम। और उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसके हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करेंगे, रेमानियन टेंसर्स फाइंड करेंगे, ऋषि टेंसर फाइंड करेंगे, ऋषि स्केलर फाइंड करेंगे और आइंस्टाइन टेंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। ये तो जी ये सब चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब ये हमारे पास एक 4x4 का मेट्रिक है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इसको एक मेट्रिक फॉर्म में लिख दें। ठीक है। सबसे पहले हम इसको एज अ मेट्रिक में लिखेंगे। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आप देख सकते हैं हमने इसको इन अ मेट्रिक में लिख दिया है। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा होता है, इसी मेट्रिक का हम स्टार्ट में ही, आगाज में ही इसका इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4x4 मेट्रिक है तो हम इसका इन्वर्स लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस मेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं, तो बाकी सब के सब जीरो हैं। तो इस तरह के मेट्रिक का इन्वर्स लेना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। यहाँ और जब हम मेट्रिक का इन्वर्स लिखते हैं तो इसको हम ऊपर GAB लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ इनके हर एंट्री को इन्वर्स में ले जाना है। ठीक है। EF(R) 0 0 एंड 0 की जगह वैसी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग हमारा सबसे पहला काम है कि हमने क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं ये हमने पहले देखना है कि 4x4 मेट्रिक के कितने क्रिस्टोफल सिंबल्स बने। तो जी आप ये देख सकते हैं कि एक 4x4 मेट्रिक के लिए हमारे पास ये सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स आप लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसका भी हमारे पास एक आसान सा हल है। एक आसान, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने, या हम ये वाले फाइंड कर लें या हम लोअर वाले फाइंड कर लें, मर्जी है। ठीक है। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फाइंड करने हैं। ठीक है। अब इनमें से भी आपको ये सब फाइंड नहीं करने, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने जिस जिस के ऊपर मैंने निशान लगाया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं। अब सिर्फ यही क्यों? ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 1 है। ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है इसके। ठीक है। यानी कि हमारे पास 1 2 1 इक्वल होता है 2 1 1 के। तो हमें दोनों फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये फाइंड करेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये 1 3 1 इक्वल होता है इसके इक्वल। ठीक है। तो हमें इतने सारे फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली बाकी सब में भी ऐसा ही है। ठीक है।
यहाँ मैं एक मज़े की बात बताती चलूँ कि आपने ये सब भी फाइंड नहीं करने, इसके अंदर भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नॉन ज़ीरो क्रिस्टफल सिंबल्स कौन से आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें से सबकी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, काफ़ी सारे इसमें ज़ीरो भी हो जाएंगे। अब वो ज़ीरो कौन से होंगे और कौन से नॉन ज़ीरो होंगे, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट ट्रिक में, ठीक जो है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 4x4 मीट्रिक है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, टी, आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। इन सबको आप कोई ना कोई नाम दे दें, इसको 1 कह लें, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। हमारा काम है कि हम जितनी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास G11 है माइनस ई के पावर एफ ऑफ आर, G22 हमारे पास है ई के पावर जी ऑफ आर, G33 हमारे पास है आर स्क्वायर, और G44 है हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम G11 के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास G11 है माइनस ई की पावर एफ ऑफ आर, मतलब ये हमारे पास आर का फंक्शन है, आर का फंक्शन है तो मतलब हमारे पास आर क्या है, टू प्लेस में है, ठीक है। आर हमारे पास यहाँ पे टू प्लेस पे है, तो हम लोग 1 1 की रिस्पेक्ट से सिर्फ 2 ही निकाल सकते हैं, बाकी सबके साथ 1 3 एंड 4 ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन से बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1 1 को नीचे और 2 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 1 यहाँ पे और 2 1 यहाँ पे, और फिर हम लोग 1 एंड 1 2, सिर्फ यही तीन हमारे पास G11 के क्रिस्टोफल सिंबल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हैं तो तीन, बट मैंने आपको क्या कहा था कि 2 1 और 1 2 आपस में सिमेट्रिक होते हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो मतलब आपने अब दो क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग सेकेंड G22 को देख लेते हैं, ठीक है। G22 हमारे पास है ई की पावर जी ऑफ आर, और आर की प्लेस हमारे पास 2 है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सिर्फ यही वाला सीक्वेंस बनेगा। अब हम इसके हिसाब से अपने क्रिस्टोफल सिंबल्स को लिख लेते हैं कि वो क्या बनेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिस्टोफल सिंबल आएगा, तो मतलब हमारे पास नॉन ज़ीरो सिर्फ यही आएगा, बाकी सब के सब हमारे पास ज़ीरो होंगे। अब हम G33 की रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। G33 हमारे पास इक्वल है आर स्क्वायर के, ठीक है। और आर स्क्वायर हमारे पास जो आर है वो हमारे पास टू प्लेस पे है। अब हम इसके रिस्पेक्ट से अपने नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स देख लेते हैं कि वो कौन से बनेंगे। 3 3 2 2 3 एंड 3 एंड 3 2 एंड 3। और जैसे कि हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स में सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास ये दो इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम लोग G44 के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। G44 हमारे पास इक्वल है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। पे देखने की चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास आर का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। आर हमारे पास 2 प्लेस में है और थीटा हमारे पास 3 प्लेस में है, तो मतलब एक दफ़ा 4 4 का 2 के साथ बनेगा और एक दफ़ा 4 4 का 3 के साथ क्रिस्टोफल सिंबल्स बनेंगे, ठीक है। तो मतलब अब हमें आसानी से पता लग गया कि हमारे नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन से बनेंगे, तो हम एक जगह इकट्ठे करके लिख लेते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन से बनेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स लिख लिए हैं कि हमारे पास सिर्फ यही नॉन ज़ीरो आएंगे, बाकी सब के सब ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ हमने 9 क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने, मतलब हमारे पास ये सब क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे पास या तो सिमेट्री होंगे या तो वो ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इतने सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स में से हमें सिर्फ 9 निकालने, तो कितनी आसानी होगी हमारे लिए। तो चलिए अब हम क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्रिस्टोफल सिंबल्स कैसे फाइंड करना है ये सब, अब ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो जी हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने की कोशिश करते हैं। चंद मैं निकालूंगी, बाकी सब आप निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्रिस्टोफल सिंबल निकालते हैं 1 1 2 का, ठीक है। इसके हिसाब से अब अपनी सारी की सारी वैल्यूज अब हम इसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। 1/2 जी आई एल, हमारे पास आई की जगह पे हम लिख देंगे 2 एंड एल एज इट इज, ठीक है। अब वो एल को आपने वैल्यू कैसे देनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अब की वैल्यू हमने कैसे देनी है ये भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगी। अभी हम सिर्फ आई जे के की वैल्यूज डाल लेते हैं। जी जे हमारे पास 1 है एंड एल एज इट इज लिख देंगे। के हमारे पास 1 है प्लस जी एल, के हमारे पास 1 है, जे भी हमारे पास 1 है माइनस जी 1 1 एल, ठीक है। अब हम लोग अब हमारे पास चूंकि 4x4 का मैट्रिक है, इसीलिए अब हम लोग एल को वैल्यूज देना शुरू कर देंगे बारी बारी 1/2। जी एल को पहले हम 1 की वैल्यू दे देंगे। जी 1 1 1 प्लस जी 1 1 1 माइनस जी 1 1 1। अब ये कॉमा क्या चीज़ है ये भी मैं आपके आगे बताऊंगी। ये कॉमा बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमने पहले एल को 1 की वैल्यू दी थी, अब हम लोग एल को 2 की वैल्यू देंगे, ठीक है। अब हम लोग एल को 3 पुट कर देंगे। ये तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले एल को 1 रखा, फिर एल की जगह पे 2 रखा, फिर एल की जगह पे 3 और एल की जगह 4, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अपने मैट्रिक में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जी टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास G21 0 है, ठीक है। चूंकि ये 0 है तो हमारे पास ये वाली पूरा मैट्रिक 0 हो जाएगा, ठीक है। G22 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। G23 हमारे पास 0 है एंड G24 0 है, ठीक है। इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ G22 एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास G22 की रिस्पेक्ट से ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। 1/2 G22 हमारे पास इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स जो कि हमारे पास है 1/e G ऑफ R। अब ये कॉमा मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू 1, पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू 2 है। 1 प्लेस पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टी हमारे पास 1 प्लेस पे है, आर
हमारे पास 2 प्लेस पे है, थीटा हमारे पास 3 पे एंड फाई हमारे पास 4 प्लेस पे है। इस हिसाब से अब हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेट करना शुरू करते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल टी जी 1 2 हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी और G21 हमारे पास 0 है, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल आर और G11 हमारे पास किसके इक्वल है, और G11 हमारे पास e के पावर f ऑफ r के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसकी रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट कर लेंगे, ये दोनों हमारे पास 0 आ जाते हैं, ठीक है। 1/2 e की पावर g ऑफ r, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, e f ऑफ r और ये पावर में ये चीज़, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। f डैश f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 2e g ऑफ r e f ऑफ r। तो जी ये देख लिए बस क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करना कितना आसान है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और आपके सामने फाइंड करती हूँ, ठीक है, और इस तरह से आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जी ये आप देख सकते हैं कि मैंने G12 की रिस्पेक्ट से ये अपना फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इजीली आंखें बंद करके भी अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास G1 ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, क्यों 1 2 1। अब मैं आगे L की जगह 2 3 एंड 4 नहीं लिख रही, क्योंकि मैं आपको इसकी लॉजिक पहले बता चुकी हूँ। चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग 1 2 1 3 1 4 नहीं लिख रहे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। इसलिए हमने L की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 ही लिखा है, बाकी सब हमारे पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं। G11 हमारे पास इक्वल है G11 हमारे पास इक्वल है -1 डिवाइड बाई e की पावर f ऑफ r, ठीक है। अब ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेट है विद रिस्पेक्ट टू 2, और 2 की प्लेस में हमारे पास था विद रिस्पेक्ट टू r, और G11 हमारे पास इक्वल है -e की पावर f ऑफ r। G12 हमारे पास 0 है, ये दोनों हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से अपना पार्शियल डेरिवेट निकाल लेते हैं, r डिवाइड बाय 2। चूंकि मैंने कहा था कि ये हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, तो यही वैल्यू हमारे पास इक्वल हो गई इसके। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 2 क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड किए, ठीक है। आप इसी तरीके से बाकी सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला आ सके तो आप बता सकते हैं, मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रेमानियन टेंसर्स फाइंड करने का। अब रेमानियन टेंसर्स हमारे पास कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से हमने फाइंड करने हैं, अब मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब हमारे पास रिमानियन टेंसेस के अंदर टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बारी बारी आपको हर टाइप समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी टाइप ए को, ठीक है। टाइप ए में हमारे पास रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं आर ए बी के, ठीक है। इस किस्म के हमारे पास रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, और इसके ऊपर कंडीशन क्या होती है कि ए हमारे पास लेस देन होना चाहिए बी के, ठीक है। ए लेस देन होना चाहिए बी के। अब हमारे पास इसकी
टाइप ए के कितने रिमानियन टेंसर्स एग्जिस्ट करेंगे ये हमें बताता है ये वाला मेथड, n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे चूंकि हमारे पास मेट्रिक 4x4 का है तो हम n की जगह 4 पुट करेंगे, ठीक है। पुट करके देखा तो हमारे पास आया 6, मतलब हमारे पास 6 टाइप ए के रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं आइए हमने बताना है कि हमारे पास कौन किस तरह के एग्जिस्ट करेंगे टाइप ए के, तो वो चीज़ हमें बताएगी ये आर ए बी और ए लेस देन होना चाहिए बी के। ये हमें बताता है कि किस तरह के रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास R12 12, R13 13, R14 14, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग इस तरह के हमारे पास छह रिमानियन टेंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। R34 एंड R23 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 6 रिमानियन टेंसर्स टाइप ए के आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी टाइप ए का रिमानियन टेंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग अपनी टाइप बी को देख लेते हैं कि टाइप बी के हमारे पास रिमानियन टेंसर्स कौन से आएंगे और किस तरह के आएंगे, ठीक है। टाइप बी हमारे पास किस तरह की होती है, ठीक है। वो हमारे पास होती है RABAC, मतलब हमारे पास फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास बी जो है वो लेस देन होना चाहिए सी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने कहा था कि ए लेस देन होना चाहिए बी के, तो आप देख सकते हैं 1 लेस देन है 2 के, 1 लेस देन है 3 के, 1 लेस देन 4, सिमिलरली 2 4, सिमिलरली 3 लेस देन है 4 के एंड 2 लेस देन है 3 के। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। अब टाइप बी के कितने रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे ये हमें बताएगा, इस तरह के रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे ये हमें बताएगा ये वाला मेथड, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2। यह है कि हमारे पास 4, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू पता है कि हमारे पास n इक्वल टू 4 है, जो कि हमारे पास 12 के इक्वल आता है। मतलब टाइप बी के हमारे पास 12 रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो 12 के बारे हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब वो 12 कौन कौन से होंगे आइए हम देख लेते हैं। 1 2 1 3, R12 14, R23 24, R13 14। जी देखिए हमने ये सारे के सारे रिमानियन टेंसेस लिख दिए हैं। अब ये सारे के सारे आप देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन फुलफिल करता है, बी लेस देन है सी के। बी हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ प्लेस पे है, 2 लेस देन है 3 के, 2 लेस देन है 4 के, 3 लेस देन है 4 के। सिमिलरली सब के सब हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं टाइप बी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट है। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास रिमानियन टेंसर नहीं एग्जिस्ट करेगा टाइप बी का। अब हम देख लेते हैं कि टाइप सी के हमारे पास किस तरह के रिमानियन टेंसेस होते हैं, ठीक है। टाइप सी में हमारे पास होते हैं RABCD एंड RACBD जैसे, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कितने एग्जिस्ट करते हैं ये हमें बताएगा ये वाला फॉर्मूला, डिवाइड बाय 12। इसके अंदर जब हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपल 2 आंसर आता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 एंड R13 24, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अब एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए टाइप ए के कितने रिमानियन टेंसेस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे पास बताएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। टाइप बी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड टाइप 4 के लिए ये, ठीक है।
तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रिमानियन टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, हमें कितने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको 2 रिमानियन टेंसेस कैलकुलेट करके बताती हूँ, ठीक है, और बाकी फिर आप खुद कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास रिमानियन टेंसेस फर्स्ट काइंड के भी होते हैं और सेकंड काइंड के भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट काइंड के रिमानियन टेंसेस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट काइंड के रिमानियन टेंसेस हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल्स को यूज़ करके फाइंड करते हैं। सेकंड काइंड के हम लोग रिमानियन टेंसेस फर्स्ट काइंड का यूज़ करके हम लोग रिमानियन टेंसेस सेकंड काइंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट काइंड का हम सबसे पहले निकाल लेते हैं आर 1 2 1 2 का, ठीक है। इस हिसाब से अब हम अपनी इसके अंदर वैल्यूज डालते जाते हैं, ठीक है। सब तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रिमानियन टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड मैंने लिख लिया है R1212 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने अल्फ़ा को वैल्यूज़ देनी है वैसे ही जैसे हम क्रिस्टोफल सिंबल्स में 1 2 3 4 वैल्यूज़ देते गए थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट काइंड का टेंसर हम लोग फर्स्ट काइंड का रिमानियन टेंसर हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल्स इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे, और सेकंड काइंड का रिमानियन टेंसर हम लोग रिमानियन फर्स्ट काइंड को यूज़ करके हम रिमानियन सेकंड काइंड निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक निकाला है, ठीक है, R1212। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ, ठीक है। हमारे पास R1212, ठीक है। बीटा बीटा चूंकि हमारे पास 1 है तो एज इट इज़ 1 1 1 एंड 1 लिख लेंगे। अल्फ़ा हमारे पास एक डमी वेरिएबल है, ठीक है, और डमी वेरिएबल का मतलब है हम इसको डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह के वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आपने किस तरह देनी है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 2 1 2 लिख लेंगे, ठीक है। इस कॉमा का मतलब मैं आपको बता चुकी इसका मतलब है कि इसका पार्शियल डेरिवेट लेना है विद रिस्पेक्ट टू 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 यानी आर, ठीक है। ये क्रिस्टोफल सिंबल मैंने आपको एक दफ़ा फाइंड करके बता चुकी हूँ, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल 2 2 हमारे पास 0 आता है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा, अब हमने अल्फ़ा को पहले हम 1 वैल्यू देंगे, ठीक है, फिर हम 2 देंगे और 3 देंगे एंड 4 देंगे, ठीक है। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास इसके क्रिस्टोफल सिंबल्स किस तरह के एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 के रिस्पेक्ट से सिर्फ 1 वाला एग्जिस्ट करे, 2 3 4 नहीं एग्जिस्ट करे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम हमें बचाना चाहिए, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे फाइंड करते जाएं, ठीक है। तो आपको 1 की वैल्यू देंगे और अपना रिमानियन टेंसर फर्स्ट काइंड का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह से आपके सामने रिमानियन टेंसर सेकंड काइंड का आपके सामने मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एक डमी वेरिएबल है जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अल्फ़ा को हम 1 2 3 एंड 4 वैल्यू देंगे, ठीक है। चूँकि हमारे पास मीट्रिक में डायगनल एंट्री सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है, G12 G13 G14 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे मीट्रिक है, कभी भी यहाँ पे मीट्रिक का इन्वर्स लिखने की गलती मत कीजिएगा नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने G11 की वैल्यू है -e⁻f(r) और हमने रिमानियन टेंसर फर्स्ट काइंड लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप लोग ये बाकी वैल्यूज़ खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्रिस्टोफल सिंबल निकालना सिखा दिया, रिमानियन टेंसर निकालना सिखा दिया, और अब बारी आती है ऋषि टेंसर की। ऋषि टेंसर हमारे पास फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का होता है, और फर्स्ट काइंड ऋषि टेंसर हम यूज़ करते हैं रिमानियन टेंसर का यूज़ करके हम ऋषि टेंसर फर्स्ट काइंड निकालते हैं, और ऋषि टेंसर सेकंड काइंड हम ऋषि टेंसर फर्स्ट काइंड का यूज़ करके निकालते हैं। मैं आपके सामने R11 निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है।
R11 हमारे पास इक्वल होगा वन के वन वन के, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे के एज अ डमी वेरिएबल आ रहा है, तो हम लोग के को डिफरेंट वैल्यूज देकर तो हम के को डिफरेंट वैल्यूज देकर चेक करेंगे, ठीक है। हम के को डिफरेंट वैल्यूज दे के चेक करेंगे। 1 1 1 1 प्लस R 2 1 1 2 प्लस R 3 1 1 3 प्लस R 4 1 1 4, ठीक है। रिमानियन टेंसर हमारे पास ये ज़ीरो आया था, जैसे कि आपको रिमानियन टेंसर मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और पीछे हमारे पास आ गया एग्जिस्ट, हमारे पास सिर्फ ये वाले करेंगे। R 2 1 1 2 प्लस R 3 1 1 3 प्लस R 4 1 1 4। चूँकि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रिमानियन टेंसर सेकंड काइंड का यूज़ हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको अपने फर्स्ट काइंड में ले जाते हैं, ठीक है। जब हम सेकंड काइंड से फर्स्ट काइंड में शिफ्ट करेंगे तब हम मेट्रिक को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। आर जो कि हमारे पास बन जाएगा R 2 अल्फ़ा R अल्फ़ा 1 1 2 प्लस G 3 अल्फ़ा R अल्फ़ा 1 1 3, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ से समझ आ गया होगा। ये हमारे पास सेकंड काइंड से हम लोग फर्स्ट काइंड में शिफ्ट हुए हैं, तो जब भी हम लोग सेकंड काइंड से फर्स्ट काइंड में शिफ्ट होंगे हम मेट्रिक को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा हमारे पास डमी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चूंकि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा एक डमी वेरिएबल है, हम डायरेक्ट इसको डायगोनल एंट्रीज का वैल्यू दे देंगे। अब यहाँ पे आप लोग तो सोच रहे होंगे कि हमने तो 2 1 1 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारे पास ऋषि स्केलर में स्क्यू सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, मतलब R 1 2 1 1 2 इक्वल होता है -R 1 2 1 2, ठीक है। जितनी भी स्क्यू सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टू की प्लेस चेंज की है। सिमिलरली हम लोग लास्ट टू की प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, मतलब R 2 1 2 1, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होती, स्क्यू इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी से। -R 1 2 1 2 प्लस G 3 3, यहाँ हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। R 1 3 1 3 प्लस G 4 4 -R 1 4 1 4, ठीक है। मैंने आपके सामने R 1 2 1 2 की वैल्यू निकाली थी। R 1 3 R 1 4 की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, ठीक है। वो मेरे पास जो वैल्यू आई, ठीक है, मैं उसको यूज़ करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ और मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पास G 2 इक्वल है e⁻ G के। नेगेटिव साइन मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और R 1 2 1 2 की वैल्यू मैंने आपके सामने कैलकुलेट की थी। तो जी यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास R 1 2 1 2 की वैल्यू मैंने डाली है। ये हमारे पास G 2 2 की वैल्यू है। ये हमारे पास G 3 3 एंड ये हमारे पास R 1 3 1 3 और ये हमारे पास G 4 4 और ये R 1 4 1 4, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। आप लोग फिर मैच कर लीजिएगा जब खुद सॉल्व करोगे, ठीक है।
तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास R11 सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट काइंड का निकाल दिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड काइंड का निकालें। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग ऋषि टेंसर निकालेंगे ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। ऋषि टेंसर ऑफ सेकंड काइंड हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले R11 इक्वल है G1 अल्फा R अल्फा J, और J हमारे पास R अल्फा 1, ठीक है। अल्फा हमारे पास पहले ही बता चुकी हैं डमी वेरिएबल है, ठीक है। और हमारे पास जो मीट्रिक है जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम लोग R11 लिख देंगे। बाकी सब हमारे पास ज़ीरो होंगे, G12 G13 एंड G4 ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ डाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग R11 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। -1 डिवाइड बाई ई के पावर एफ ऑफ आर। तो जी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ डाल दी हैं, ठीक है। ये हमारे पास G11 और R11 की वैल्यू हमने डाल दी है और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। 1 2 निकालने का और बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। चूँकि आप लोग को पता है कि हमारे पास मीट्रिक में डायगोनल एंट्रीज सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ऋषि टेंसर 1 2 1 3 1 4 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने कुछ निकाले हैं, ठीक है। सामने तीन जो है वो ऋषि टेंसर्स निकाल कर आपको दिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। और नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऋषि स्केलर, ठीक है। ऋषि स्केलर के हमारे पास इक्वल होता है R इक्वल टू R अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से हमें पता है कि अब हमने अल्फ़ा की सेम वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। मतलब कि R11 प्लस R22 प्लस R33 प्लस R44, ठीक है। अब मैं आपको बताती चलूँ, अब मैं आपके सामने इसमें वैल्यूज़ डालती हूँ, ठीक है। और फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमने ऋषि स्केलर कैसे निकालना है, ठीक है। 1/2 ई के पावर जी स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ये ऋषि स्केलर डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये आप लोग निकालेंगे आर ऋषि स्केलर और फिर ये इसके साथ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालने लगे हैं अपने आइंस्टाइन टेंसर्स, ठीक है। आइंस्टाइन टेंसर्स भी हमारे पास 2 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। ये हम लोग निकालने लगे हैं आइंस्टाइन टेंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट काइंड हम निकालते हैं। अच्छा, आइंस्टाइन टेंसर में भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें भी सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमानियन टेंसर्स में हमारे पास क्यों सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, बाकी क्रिस्टोफल सिंबल ऋषि स्केलर इन सब में सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 1/2 G अल्फा बीटा R, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट काइंड का है और सेकंड काइंड हमारे पास निकाली जाती है। स्टूडेंट्स आप लोग रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा कि फर्स्ट काइंड में हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों नीचे होंगे एंड सेकंड काइंड में हमारे पास अल्फ़ा ऊपर और बीटा नीचे होगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का अल्फ़ा गैमा ई गैमा बीटा, यहाँ पे गैमा हमारे पास डमी वेरिएबल है जिसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ देके निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड निकाल लेते हैं E11। E11 हमारे पास इक्वल है R11 -1/2 G11 R, ठीक है।
ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमें मालूम है और हम निकाल चुके हैं R11, ठीक है। G11 हम अपने मैट्रिक्स से निकाल लेंगे, ठीक है। और ऋषि स्केलर R जो कि हमारे पास ऋषि स्केलर है, कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसमें सिंपली अपनी वैल्यूज डालिए, ठीक है। और मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ कि इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आप लोग को अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का आइंस्टाइन टेंसर आ चुका है, ठीक है। इस फर्स्ट काइंड को हम लोग यूज करके आइंस्टाइन टेंसर सेकंड काइंड का निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड काइंड हम कैसे निकालेंगे? E11 इक्वल है G1 गैमा E गैमा 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे, ठीक है। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज दें, ठीक है, जैसे हम पीछे देते गए, ठीक है, तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास सारी वैल्यूज 1 2 1 3 एंड 1 4 के रिस्पेक्ट से ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। हमारे पास G11 इक्वल है 1 डिवाइड बाय ई के पावर एफ ऑफ आर, और E11 हम यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के हमने तो जी स्टूडेंट्स, हमारा ये था आज का लेक्चर। आज हमने अपने क्रिस्टोफल सिंबल्स निकाले, रिमानियन टेंसर निकाला, ऋषि टेंसर निकाला, ऋषि स्केलर निकाला और आइंस्टाइन टेंसर निकाला। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।